हम आपको सहयोग करेंगे, लेकिन कुछ तो निर्णय दीजिए कि ये समझो बैंक्वेट है, इसकी साइज तो फिक्स है, ये बैंक्वेट सभी को पता है, लोकल डीएमसी आवे मेजरमेंट करे, उसके हिसाब से हमें परमिशन दे देवे कि एट अ टाइम आप 200 कीजिए, 300 कीजिए, ताकि हम भी अपना काम कर सके। इस साइज के बैंक्वेट में अगर 50 लोग बुलाएंगे तो क्या ये पॉसिबल है? दूसरी चीजें, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जैसी जनसंख्या है जगह के अनुसार, इतनी बड़ी बड़ी झोपड़पट्टी में जो कोरोना कंट्रोल किया है, शायद ही और कर सकता था। और रोजगार के लिए बस चालू की, ट्रेन चालू की, जिसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक कंपैरिजन की दृष्टि से मैं बात करूंगा, लगभग 350-400 स्क्वायर फीट की एक बस होती है, 80 से 100 लोग भर के जा रहे हैं। ट्रेन का डब्बा लगभग 500 फुट का, 100, 150, 200 लोग जाते हैं, सभी को पता है। चलो जाना जरूरी है, रोजगार है, लेकिन क्या एक बैठते हैं दूसरे उतरते हैं, उसके बीच में सैनिटाइजेशन होता है? या कोई रिकॉर्ड है कि कौन चढ़ा कौन उतरा? तो जब वहां से कोरोना नहीं फैलता है तो शादी से कैसे फैल सकता है? कोई तो आप मुझे साइंटिफिक रीजन दीजिए, लॉजिक दीजिए। हम हमारा पूरा व्यवसाय बंद कर देंगे अगर शादी के हिसाब से ही कोरोना बढ़ता है। तो हमारी एक ही विनती है कि जो गरीब लोग बैंक्वेट ओनर से, बड़े डेकोरेटर से, बड़े गेटर से एक साल काम नहीं करेंगे, शायद उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अगर मैं मुंबई की बात करूं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 8 से 10 लाख लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। और वो ऐसे लोग हैं, जैसे अब काफी लोगों को पता होगा, नाके हैं हर जगह पे, नाके पे लोग खड़े रहते हैं, सुबह उनको जाते हैं केटर्स डेकोरेटर्स उठा के लेके आते हैं। एक ही इंडस्ट्री है जहां पे किसी का नाम नहीं पूछते, हाथ पैर सलामत है, भाई आ जाओ, आप काम करो, काम खत्म हुआ पैसे लेके जाओ और खाना भी खा के जाओ। तो इतना बड़ा पैमाने पे रोजगार उपलब्ध करने वाली जो इंडस्ट्री है, प्लीज उसको रिवाइव कीजिए। ये जो लोग हैं उनको कहीं और काम नहीं मिलेगा, वो गलत रास्ते पे जाए या कहीं मांग के खाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो गलत फहमियां फैली है, पता नहीं क्यों ये पिछले 1 महीने से हर जगह यही है। ठीक है, मीडिया बोलती है शायद आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो मैंने तर्क दिए, अगर आप उससे समझो कि आप उससे सहमत नहीं है तो आप हमें बताइए, और अगर आप सहमत है, मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहूंगा कि आप आवाज उठाइए। आज तक हमने कई बार सबसे मिलने की कोशिश की, कुछ लोग मिले भी, लेकिन एकदम टॉप पे हम नहीं मिल सके। हमारी मीटिंग कराइए, हमें उनसे हमारी बात रखने का मौका दीजिए और हमें काम करने का मौका दीजिए, ताकि ये सब जो लोग हैं आज ये होने के बाद अगर आप लोगों को बात करनी है, यहाँ पे काफी लोग आए हुए, जैसे हमारे पूरी वाले भाई है, हमारे पीआरओ है, केटरिंग कॉलेज के है, डीजे वाले, फ्लोरिस्ट है, लाइट वाले हैं, काफी लोग हैं, वो सारे आए हुए, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। अब तक हमारे अगेंस्ट में बहुत लिखा, अब हमारे साथ में आइए। एक वर्ड 2-3 दिन से हमारे सुनील भाई ने हाईलाइट किया है कि बिग फैट वेडिंग। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो करोड़पति है? 0.1% भी नहीं है। जो 98% लोग हैं मिडिल क्लास है, साधारण लोग हैं, उनके घर में भी शादियां होती है। उनकी शादी में भी आप नॉर्मल आचारी बोलिए, कटिंग बोलिए, रोजिया बोलिए, उनको सबको रोजगार मिलता है। उनके रोजगार का क्या होगा? तो यहीं पे मैं ये जो मैंने आपको ब्रीफ किया है, उसके अलावा आप लोगों को अभी कुछ पूछना है तो जो भी पूछना चाहिए प्लीज वेलकम। थैंक यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समीर भाई ने कहा है कि पिछले नवंबर से लेके बहुत ज्यादा बिजनेस 90%, देखिए जिन्हें शादी करनी है अपने बच्चे, हिंदुस्तान में घर के बाद शादी दूसरा सबसे बड़ा मौका होता है किसी भी इंसान के लिए अपनी जिंदगी में, और वो अपने जीवन की जो बचत होती है उसमें 5 से 10 साल की बचत एक शादी पे खर्च करता है। आज भी अगर आप देखेंगे 90% लोग शादी लोन लेके भी करते हैं। साधारण कोई भी आदमी, आपके घर की भी बात कर लीजिए, और ये ऐसा नहीं हुआ कि शादियां नहीं हुई, 50% कैंसिल हुआ, बाकी का 50% व्यवसाय पूरा गोवा, लोनावला, सिलवासा यानी कि पूरा मुंबई के बाहर गया है, और अभी पूरे महाराष्ट्र के बाहर जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कड़क नियम आ रहे हैं, कहीं भी जा रहा है, और वहां पे सारी शादियां हो रही है, सारे काम हो रहे। तो जो रोजगार मुंबई में होना चाहिए वो पूरा का पूरा रोजगार मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर जा रहे। ये इंडस्ट्री अगर एक बार नीचे बैठ गई मुंबई में, महाराष्ट्र में,
तो उसको वापस ऊपर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए मैं आप सबसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि हमारा साथ दीजिए। थैंक यू। क्या आप लोगों ने किसी नेता या सरकार के किसी मंत्री महोदय इनसे संपर्क किया है कि जो आपकी समस्या है उसके लिए? जी हाँ, क्या आपने किसी नेता, किसी मंत्री या राज्य के किसी भी संबंधित जो राज्य सरकार चला रहे हैं या विपक्ष में जो कोई बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, किसी से संपर्क किया है इस बारे में? लगभग सभी से संपर्क किया है। इकबाल चहल जी से हमने खुद मुलाकात की है, हमने शरद पवार जी को हमारा लेटर दिया है, सुप्रिया सुले जी को दिया है, यहाँ पे जितने भी एमपीज हैं सभी को हमने, मेयर को भी, किशोरी पेडनेकर जी मेयर को भी दिया है, सभी एमपीज को भी दिया है। और बहुत अच्छी बात है कि सबने कहा लगभग कि नहीं भाई आपकी तकलीफ सही है, लेकिन इलाज नहीं मिला, सॉल्यूशन अभी तक कुछ भी नहीं आया है, अभी भी वही हो रहा है, 50 आदमी। अच्छा, सब लोग समझ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं समझ आए। अब आप मुझे साधारण बताइए कि एक 1000 फुट का बैंक्वेट है, वहां पे 50 आदमी सही है, यहाँ पर ये बैंक्वेट में क्या 50 आदमी के साथ में ये बैंक्वेट चलाने वाला सर्वाइव कर सकता है? ये बहुत सिंपल बात है, हर एक कोई समझेगा, लेकिन ऑन पेपर कोई सॉल्यूशन नहीं आया। कुछ काम हमारे जरूर हुए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में थोड़ा सपोर्ट था गवर्नमेंट का, लेकिन अभी पिछले फरवरी लगभग 17-18 तारीख के बाद से फिर से बहुत कड़क कायदे। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी इंडस्ट्री एक बहुत अलग किस्म की इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ पे सीजन होता है जो शादी का, अप्रैल मई में होते हैं काम, उसके बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बीच के 5 महीने कोई काम नहीं होता है बारिश में, लगभग 5% काम होता है। अगर हमारे ये 2 महीने निकल गए, अभी आज से लेकर 15 अप्रैल तक लगभग कोई काम नहीं है, 15 अप्रैल से मई में कुछ काम है, अगर वो 1.5 महीना हमारा निकल गया, हम काम नहीं कर पाए, तो हमारे अगले 8 महीने पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। वो 8 महीने हम हमारे स्टाफ को कैसे संभालेंगे, या जो काम करने वाले मजदूर लोग कैसे संभालेंगे? अभी तक तो हमारे पास जो सेविंग थी, जहां से थी, जो भी हमने किया संभाल लिया। अभी आप घोड़बंदर रोड पे जाइए, कुछ बैंक्वेट्स की लाइट कट हो रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये हकीकत बात है। आज ऐसे बैंक्वेट का महीने का 2.5-3 लाख का लाइट बिल आता है, 1 रुपया भी उसमें किसी को डिस्काउंट नहीं मिला है, प्रॉपर्टी टैक्स कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। जो ओनर है उन्होंने तो फिर भी रेंट में डिस्काउंट दिया है, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट से वो भी नहीं मांग रहे कि हमें कोई भी आर्थिक मदद कीजिए, लेकिन हमें हमारा काम तो करने दीजिए, ताकि हमारे खुद का और हमारे पे डिपेंडेंट लाखों लोगों का हम पेट भर सके। क्या आपने गवर्नमेंट को ऐसी आशंका है कि लोग जो आपके यहाँ काम करते हैं उनका टेस्ट वगैरह प्रॉपर नहीं होता है, जिसके कारण स्प्रेड हो सकता है? कई होटल सीज हुए घोड़बंदर रोड पे, उनको कोरोना हुआ, तो आपने अपनी तरफ से ऐसा कुछ मैनेजमेंट बनाया है कि जो भी वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी टेस्टिंग करके रिपोर्ट वगैरह देके ऐसा कुछ प्रपोजल दिया, मान्य हुआ, नहीं हुआ, क्या है? सर, कोई भी बात के लिए अगर हमको कोई बुलाएंगे तब तो हम बात करेंगे। दूसरी आपकी बात बहुत सही है। आज आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जो भी फ्लाइट से आते हैं उनका टेस्ट आने के बाद एयरपोर्ट ओपन होता है, क्या पहले हुआ है? नहीं, अभी तो 72 आवर्स प्री कर दिए हैं। नहीं, सब जगह नहीं है, डोमेस्टिक में नहीं है सर। और बाकी आप मार्केट में देख लीजिए, मार्केट में कितने लोग होते हैं, अच्छा कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। अभी बीच में मेरे भाई के फैमिली में कोई शादी, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है जो हो रहा है, लेकिन आप ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? आपने प्रपोजल दिया, आपको इंडस्ट्री खड़ा करना है, वापस से रिवाइव करना, आपने बोला सब लोग हाँ बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं है, तो आपने कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया क्या? हमने पूरी तरह से बोला है कि हम पूरे SOP फॉलो करने के लिए तैयार है। हमारा एक ही डिमांड है, आप बैंक्वेट हॉल्स के लिए एक अलग से गाइडलाइन बनाइए जो प्रैक्टिकली हम फॉलो कर सके, और हम पूरी तरह मानने को तैयार है, लेकिन आप ऐसा परमिशन तो दीजिए। आज मार्केट में कितनी साफ सफाई होती है, बैंक्वेट हॉल में कितनी साफ सफाई होती है, रेस्टोरेंट में 100 अंदर होते हैं, 100 बाहर खड़े होते हैं, पब्स में विदाउट मास्क। और जैसे आपने कहा कि होटल में स्टाफ है, तो जो होटल के स्टाफ का प्रिकॉशन लेने को तैयार है वो हमारे भी ले सकते हैं। होटल के जो गेस्ट आते हैं उनका सिर्फ टेम्परेचर चेक होता है, सैनिटाइजेशन होता है, तो वैसे सब जगह है। वहां पे एक 4x8 के टेबल पे कम से कम 12 जन बैठते हैं, हमारे यहाँ पे 12 नहीं बैठते हैं। हम डिस्टेंस, जैसे अभी भी चेयर लगाई, हम डिस्टेंस पे लगाने को तैयार है।
हमारी कैपेसिटी यहाँ की 1000 है, हम 1000 नहीं मांग रहे, आप 300 तो दीजिए। 300 चले गए, दूसरे 300 आए, कम से कम लोगों का शादी ब्याह का मामला है वो खराब नहीं हो। जीवन में एक बार होता है, सभी की इच्छा होती है कि अपने बच्चों की शादी अच्छे से करें, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोजगार। जो गरीब लोगों के लिए रोजगार आ रहा है वो उपलब्ध कराना अब बहुत जरूरी है। अब नहीं हुआ तो अगले 8 महीने के लिए इनके लिए कोई रोजगार नहीं होगा। तुम्ही एसओपीज बद्दल बोललात. गेल्या वर्षी मे मध्ये सगळ्या एक पत्र दिलेलं, सगळ्या मिनिस्टर्सना जाऊन आम्ही भेटलो. आम्ही तर तीच रिक्वेस्ट होती आमची की तुम्ही आम्हाला एसओपीजचं एक गाईडलाईन्स द्या. ही इंडस्ट्री वेगळी आहे, तुम्ही आम्हाला रेस्टॉरंट इंडस्ट्री बरोबर ठेवू शकत नाही. रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीमध्ये रेस्टॉरंट असतं छोटं, 1000, 2000, 3000 स्क्वेअर फीटचं. आमचे सगळे आहेत बँकवेट 10,000, 15,000, 20,000 स्क्वेअर फीटचे. आमच्याकडे स्टाफ जो येतो तो वेगवेगळ्या जागून येतो, फिक्स स्टाफ कमी असतो. नॉर्मल सॅनिटायझेशन जे आहे, मास्क वापरणं, टेम्परेचर चेक करणं, सॅनिटायझेशन ग्लोव्ज वापरणं, फेस मास्क वापरणं, हे सगळं आम्ही एनिवेज करतो. तर गेस्टसाठी आमच्याकडून होणं खूप डिफिकल्ट आहे. आणि तुम्ही किती पण, आपण जसं ललितभाई बोलले, हे एक साधी एक गोष्ट आहे की 15,000 स्क्वेअर फीट मध्ये 50 लोक, आणि रेस्टॉरंटमध्ये 1000 लोकांमध्ये 1000 स्क्वेअर फीट मध्ये 50 लोक. हा नियम आहे, हा पूर्णपणे एक सावत्र ट्रीटमेंटच आहे. तुम्ही आज थिएटर्स सुरू केले, थिएटर्समध्ये कोरोना स्प्रेड होणार नाही का? तिकडचं पण डायनिंग सेक्शन असतं जिथे इंटरव्हल मध्ये सगळे येणार आणि खाणार आहेत. मग तिकडे कोरोना स्प्रेड होणार नाही, पण लग्नांमध्ये होणार. आणि ही एक जी गोष्ट आहे ती आम्ही वारंवार लोकांपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न केला की हा खूप मोठा रोजगार आहे, हा अनऑर्गनाइज्ड आहे, पण ज्यांना कुठेही काम मिळत नाही तिकडे त्यांना या इंडस्ट्रीमध्ये काम मिळतं. सरकार ज्यांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देऊ शकत नाही तीच लोक आमच्याकडे काम करतात, आणि आम्ही त्यांना एक 100-150 दिवस त्यांना रोजगार देतो. आज किती लोक आहेत? आज साधी एक गोष्ट बघा, जिथे 500 लोक असतात तिकडे आमचा स्टाफ एक 100-150-200 लोकांचा स्टाफ असतो. मग त्यामध्ये युटिलिटी स्टाफ आला, हेल्पर झाले, वेटर झाले, त्या पीआरओ झाले जे मुली तुम्हाला सर्व करतात, व्हॅले पार्किंग वाले आले. किती लोक डिरेक्टली इन्व्हॉल्ड आहे. आणि इनडिरेक्टली तुम्ही विचारलं तर अजून 250-300 लोक असतील जे दूध प्रोव्हाइड करतात, आम्हाला पनीर प्रोव्हाइड करतात. आज समजा 500 लोकांवरती, समजा 500 लोकांचा क्राऊड असेल तर 500 लोकांना रोजगार मिळतो, तर 50 लोकांमध्ये तुम्हीच गणित लावा किती लोकांना रोजगार मिळणार आहे. आज 1 वर्ष झालं आम्ही जेवढं आम्हाला जमते तेवढं आम्ही आमच्या लोकांना सांभाळलं, जे आम्हाला आमच्याकडे डिरेक्टली एम्प्लॉईड आहेत, आणि इनडिरेक्टली पण जे एम्प्लॉईड आहेत त्या लोकांना आम्ही, समजा कोणाला 5,000ची गरज आहे, 10,000ची गरज आहे, आम्ही देत राहिलो, कारण का आम्हाला आमच्याबरोबर ते लोक एवढे वर्ष काम करतात. पण आता किती दिवस करायचं? ह्याच्या पुढे तर आता मे नंतर तर परत 6 महिने काही नसणार आहे. एप्रिल मेचा जो सीझन आहे त्याच्यामध्ये पण आता बंदी लावली. 50 लोकांपर्यंत समजा लग्न केली तर कोणी लग्नासाठी एवढे मोठे हॉल्समध्ये येणार नाहीये. दुसरी गोष्ट, लग्न होत नाहीयेत का? 500-500 लोकांची पण लग्न होत आहेत, पण ते मग इलिगली होत आहेत. मग जिकडे कसं करायचं ते सगळ्यांना माहिती आहे. दुसरं, मुंबईतला बिझनेस जातोय कुठेतरी दुसरीकडे. सो हे सगळं जे चाललंय हे चुकीचं चाललंय. कोरोना थांबला पाहिजे का? 100% थांबला पाहिजे. पण हाच एक मार्ग आहे का? एक वेडिंग म्हणजे सॉफ्ट टार्गेट, कोण बोलणार नाही, सगळं अनऑर्गनाइज्ड आहे. रेस्टॉरंट वरती तुम्ही केलं तर रेस्टॉरंट असोसिएशन येणार आणि ते लगेच सरकार त्यांचं ऐकणार. थिएटर असोसिएशन येणार, फिल्म इंडस्ट्री आहे, लगेच आले ऐकणार. इकडे बोलणार कोण नाही. दाखवण्याचं असेल तर फक्त वेडिंग इंडस्ट्री. वेडिंग इंडस्ट्री हा शब्द, पण वेडिंग इंडस्ट्री हे बिग फॅट इंडियन वेडिंग म्हणतात ते किती, जसं म्हणाले की म्हणजे बोटावर मोजणारी एवढी लोक आहेत जी करोडोंमध्ये त्यांचं लग्न करणार. जे सामान्य वर्ग आहे त्यांच्याकडे, आज साधी गोष्ट आहे, तुमच्याकडे पण लग्न असेल तर 100 लोक तर आपल्या घरचीच असतात. मग 50 लोकांमध्ये करणार कसं तुम्ही? टॅक्सेशन आहे, पण गव्हर्नमेंटचं पण नुकसान आहे याच्यामध्ये. आणि समजा तुम्ही म्हणतो, तुम्हाला असं वाटतं ना की बाबा कोविड स्प्रेड होतोय तर आम्हाला सांगा, आम्ही पुढचे 3 आठवडे पूर्णपणे आमचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद करू. पण समजा त्याच्यानंतरही समजा कोरोना स्प्रेड होत असेल तर तुम्ही आम्हाला परवानगी द्याल का? आम्ही
आता 15 दिवसापासून बंद 15 दिवसापासून पूर्णपणे कुठलेही मुहूर्त नाहीयेत. 20 दिवस झाले कुठलेही मुहूर्त नाही, सगळे बँक्वेट हॉल बंद आहेत. वाढतोय. पण कालचाच डेटा आहे ना, 1500 लोक कोविड पॉझिटिव्ह झाले. ते कसे झाले? म्हणजे एक सायंटिफिकली म्हटलं तरी पण त्याला काही बेसिसच नाहीये. तुम्ही आज कशासाठी आम्हाला टार्गेट करताय? काहीच नाहीये, फक्त कोणाला तरी टार्गेट करायचं आहे. मग चला यांच्याकडे बोलणार नाहीये, करा टार्गेटांना. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. काय बाकी सर्व इंडस्ट्री आहे ना, रेस्टॉरंट इंडस्ट्री म्हणजे त्याच्याकडे 2-3 असोसिएशन आहेत, 35,000 40,000 मेंबर आहे. वेडिंग इंडस्ट्रीमध्ये काय हिच्यात 85 इंडस्ट्रीज आहे, लहान मोठी एक संख्या नाही. मुंबईत 4-5 केटरर्स आहेत, 3-4 डेकोरेटर आहेत, त्याच्यानंतर फोटोग्राफर असोसिएशन आहे, 4-5 वेगवेगळी असोसिएशन आहेत, म्हणजे फ्लोरिस्ट आहे, बाकी सर्व असे लई इंडस्ट्रीज आहेत. एक प्लॅटफॉर्म खायवर लई जास्त नाही, म्हणून त्यांना नंबर दिसत नाही. पण आता आपण साधारण एक गोष्ट करतात की रेस्टॉरंटमध्ये कोणी पण साधारण माणूस रेस्टॉरंटमध्ये समजा महिन्याला 2-4 वेळा जातो, 1000 रुपये खर्च केला, एका महिन्याला समजा 2,000 वर्षाला 24,000, 10 वर्षाला 2,40,000. आता मला सांगा एका वेडिंग मध्ये किती खर्च होतो? तर ही इंडस्ट्री फार मोठी इंडस्ट्री आहे. जे इकॉनॉमी आहे ना, एक जागी दिसत नाही, पण एका वेडिंग मध्ये साधारण माणूस तरी 5-10 लाख खर्च करतो. 10 वर्षात सुद्धा रेस्टॉरंट मध्ये करतो का इतका खर्च? तर ही इंडस्ट्री दिसायला येत नाही एक बरोबर, पण लई लोक आहेत याच्या बरोबर, लई लहान लोक जोडलेली आहेत, त्यांना याच्यामधून रोजगार भेटतोय. लहान मोठी कितीतरी इंडस्ट्री आहे. आता माझं बोलणं झालं साधारण हे फ्लॅक्सवाले भाऊ आलेत सकाळी, मी विचारलं काय बरं कसं चाललंय? काय कामच नाही, कारण ते वेडिंगचे डेकोरेटर्स आहेत त्यांच्यापेक्षा काम करतो, त्यांना 2% पण काम नाही. फ्लोरिस्ट आता आले, त्यांना मी किती वेळपर्यंत बघतोय, कारण आता काय झालं, आम्ही आर्टिफिशियल फ्लावर लावतात, पैसे भेटत नाही, रिअल फ्लावर लावणार कुठून? आर्टिफिशियल फ्लावर लावून सोडले. त्यांचा चेहरा आम्ही बघितला लगभग समजा की 1 वर्षानंतर. आता डीजे वाले बसले आहे इथे, साऊंड वाले, लाईट वाले, कामच नाही त्यांना. आम्ही परचेस केली 15 LED लाईट आणि लावली, कारण आम्हाला परवडत नाही. हे कुठे जाणार सर्व? नमस्ते, मैं आपको एक आउटडोर केटरिंग इंडस्ट्री यानी हम सब जो लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो इंडस्ट्री क्या है, तो पहले ये मैं बता दूं कि हमें हमारी स्किल के ऊपर काम नहीं मिल रहा है. इस इंडस्ट्री को, वेडिंग इंडस्ट्री को हम काम कभी कर सकते हैं जब ऊपर बैठे राहु केतु मंगल गुरु हमें परमिशन देते हैं. ये आप सभी लोगों को पता भी होगा कि हमें हमारी बेटी की शादी करना है तो भट्ट जी के पास जाते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, वो जो मुहूर्त देते हैं उस टाइम पे हम काम करते हैं. अभी पूरे साल भर में 60 से 70 क्लियर मुहूर्त निकलता है. तो एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पर डे 1 काम करता है, 2 काम करता है, 3 काम करता है, तो वो 100 काम करता है, 100 दिन काम करता है, या 100 काम का वो उसको कर सकता है. तो पहली बात तो यह है. दूसरी बात कि भाई आज हमारे सामने ये बहुत बड़ा संकट आया है, तो संकट के अंदर हमें लड़ना तो है ही. तो हम ये चाहते हैं कि हर इंसान को कहीं ना कहीं इस लड़ाई के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. जो 500 आदमी की शादी करने वाला है वो बोलता है कि मैं 150 आदमी की शादी करूंगा, सुबह में शादी के अंदर मैं 50-60 को बुला लूंगा, शाम को रिसेप्शन के अंदर मैं 50-60 को बुला लूंगा. हर लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी हैसियत के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. तो मेरा सवाल एक ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम सब एक साथ में मिलके इस संकट का सामना कर सकते हैं, और यही संकट के अंदर लड़ने की एक पॉलिसी रहती है. क्यों गवर्नमेंट हम इस वेडिंग इंडस्ट्री को सबसे अलग कर रहे हैं, जबकि हम भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है. जैसे गवर्नमेंट बोले ऐसे ही काम करने को तैयार है. हालांकि सबसे कम काम इस इंडस्ट्री वाले करते हैं, पर फिर भी हमारी ओर हमें हमारी इंडस्ट्री के ऊपर एक ग्रहण लगा हुआ है.
नेचर जब ग्रहण लगाता है उसका कोई ड्यूरेशन रहता है, उसके कोई टाइम लिमिट रहता है। हमें पता नहीं है कि ये हमारे ऊपर लगा हुआ ग्रहण कितना टाइम लंबा, 1 साल से हम सहन कर रहे हैं और कितना लंबा चलेगा ये भी हमें पता नहीं है। हमारी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन हमारी बात सुनो। हम जो कहना चाहते हैं एटलीस्ट वो सुनो और फिर समझ के साथ में जुड़ के जैसा आप बोलेंगे ऐसा हम काम करने के लिए तैयार है। तो एक बार फिर मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी हमारी आवाज कम होए तो आप अपनी कलम से, बोला जाता है, समझा जाता है कि कलम की ताकत इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज को अगर आपके दिमाग में और दिल में बैठे तो जरूर गवर्नमेंट के साथ हमारी बात शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।